Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good. Welcome in Journey to IAS Mission UPSC. So guys, today I am going to start my very first lecture which is based on economy, and as you know very well that economy is one of the most important pillar of your prelims GS. ठीक है, मतलब जो भी लोग प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं मेरे साथ में, तो उनकी जीएस में जो इकोनॉमी होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अगर आप देखें तो आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस एवरी ईयर मोर देन 30 to 40 क्वेश्चंस डेफिनेटली आस्क फ्रॉम द इकोनॉमी सब्जेक्ट। ठीक है, 30 to 40% का इसमें एवरेज वेटेज रहता है, राइट। एंड इकोनॉमी के साथ साथ और भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्जाम्पल पॉलिटी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ठीक है, एंड जियोग्राफी है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट नो डाउट इकोनॉमी जो मैंने नाम लिया है इकोनॉमी है, ठीक है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। तो दीज आर दी 6 सब्जेक्ट, और आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट माने जाते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, मतलब इन चारों सब्जेक्ट को मेन पिलर बोला जाता है इफ यू वांट टू क्रैक द प्रीलिम्स। मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो जो चीजें फॉलो करी थी इन माई प्रीलिम्स, जो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, और एक बार नहीं 2 बार मैंने अपना प्रीलिम्स निकाला है, ठीक है, मेंस मैंने 2 बार लिखा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीज मैंने फॉलो की थी जिनके बेसिस पे मेरा प्रीलिम्स एग्जाम निकला, एंड साथ साथ मेरा मेंस नहीं निकला। आई एम नो डाउट द फेलियर ऑफ द मेंस, तो मैं आपको वहां पे गाइड ये जरूर करूंगा कि किन रीजन से मेरा मेंस नहीं निकला था, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मास्टर्स हूँ फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, डीएससी से मैंने मास्टर्स किया है, तो शायद इकोनॉमी पे मेरी कमांड ठीक ठाक है ऐसा मुझे लगता है, बट वो तो आप लोग बताओगे कि कैसी कमांड है, ठीक है। दिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन यू, whatever the feedback is yours, please and please write on the comment section. Up you can write your valuable comment on the comment section. If possible I will definitely improve myself, ठीक है। अभी हम लोग और भी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, पहले इकोनॉमी शुरू करेंगे, फिर हम लोग जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल थोड़े इजी वाले टॉपिक निपटाएंगे, फिर एंड सो ऑन। ओके, नाउ इन द प्रीलिम्स जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक उनकी लिस्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स। इन दिस टॉपिक वी जनरली स्टडी द आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का आइडिया क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग बात करते हैं द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्लीज लिसन फर्स्ट, पहले आप समझिए सारी चीजें, बाकी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। हम लोग फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी या टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, टाइप्स ऑफ द गुड्स की बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द कैटेगराइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। हमें पता है कि हमारी कैटेगराइजेशन 2 पार्ट की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। मैं अभी आपको सिर्फ टॉपिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी पूरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेज अ वेरी लेस रोल। इसका मैक्स एक क्वेश्चन एग्जाम में आने को आ सकता है, और ना ही आने को नहीं भी पूछा जाएगा, ठीक है। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मेजरली जो यहाँ का क्वेश्चन आता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड अगर पूछेंगे तो वही टॉपिक आ सकता है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस यहाँ पे करेंगे, थोड़ा बहुत मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नो डाउट दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चन एवरी ईयर आस्क्ड फ्रॉम दैट नेशनल इनकम टॉपिक इन प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है, अभी मैं जनरली बता देता हूँ, जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, एक है हमारा फिनेंस, पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगला टॉपिक है वी हैव द पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन। टैक्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट नो डाउट, ठीक है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक यू कैन ऑल्सो बेसिकली फेस इन द मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन नो डाउट मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, ये डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स तक ही सीमित रहेगा। फाइनेंशियल मार्केट ये प्रीलिम्स के लिए रहेगा। फाइनेंशियली रेगुलेटरी मार्केट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सेक्टर मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं जब कोई टॉपिक शुरू करूंगा मैं आपको, मैं तो टॉपिक जब एंड करूंगा मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। अब इंडियन एग्रीकल्चर, नो डाउट द मेंस, मतलब ये मान के चलो अगर आपके जो मेंस है ना, मेंस में 40% इकोनॉमी जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर है। जब मेंस की डिस्कशन करेंगे तो उस पर बात करेंगे। आफ्टर दैट द अनदर टॉपिक इज द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। और उसके बाद में वी विल स्टार्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइस प्लीज इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज राइट डाउन ऑल द 15 टॉपिक्स that we need to understand first, ठीक है। and after the completion of these 15 topics, after each topic we will discuss firstly the questions, MCQ questions, ठीक है। हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग फिर इसके PYQ डिस्कस करेंगे। MCQ मतलब ये मेरा कोई क्वेश्चन बैंक है जो मैंने टॉपिक वाइज बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो मैंने टॉपिक वाइज बनाया है। फिर इसके बाद में PYQ डिस्कस करेंगे हम लोग 2015 टू 2025, अभी के लिए फिलहाल 10 years इज मोर देन इनफ टू स्टडी। फिर हम लोग इन्हीं टॉपिक में से अपने मेंस के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे मेंस के बारे में कैसे क्या रहेगा। तो एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर मोर अपडेट्स प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप। ये पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ, जो ये टेलीग्राम है मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। एंड आप इस पीडीएफ के थ्रू अगर आपके पास पीडीएफ आ जाता है तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज मार्क दिस। अजी ये टेलीग्राम चैनल का लिंक ना मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और द वेरी फर्स्ट टॉपिक, the topic number one, that is the economics. Guys, first of all you need to understand the meaning of the economics. You know what is the economics? Actually economics is the study, मतलब economics एक study है where there are some agents, let us suppose the individuals, the businesses, the governments, they are basically interested to take the decisions. And for decision for what, that they are saying that to allocate the scarce resources. Now first you need to understand the scarce resources. जब भी तुम scarce resources की बात करोगे तो you will talk about the limited resources. We know that we have very limited resource, ठीक है। हम लोगों के पास में limited resources हैं। अब limited resources का मीनिंग हो जाता है जैसे हम लोग ये कहते हैं कि लेट अस सपोज वी हैव द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास में एग्जांपल दे रहा हूं लेबर। तो जो लेबर है, लेबर इज नो डाउट वेरी लेस, जो स्किल्ड लेबर है वो बहुत कम है। या आप कह सकते हो लैंड। अब अगर आप कनॉट प्लेस की बात करो तो लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रन एनी बिजनेस। and you know the land is very expensive in the Connaught Place, but it is very cheap in the any other rural area. So जब भी हम बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्स, तो अगर उसमें लैंड आता है तो पर्टिकुलर उस प्लेस की बात हो रही है तो जहाँ पे वो एक्सपेंसिव होता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मतलब हायर द लैंड, ठीक है। एंड ऑल्सो इन फुलफिलिंग द ह्यूमन वांट्स minimizing the opportunity cost. Now, whenever you talk about the human wants, please underline the word. Guys, जो भी मैं वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, इफ पॉसिबल फॉर यू आप भी उसको उनको इसी तरीके से मार्क कर लेना, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन वांट्स की, तो व्हाट अबाउट द ह्यूमन वांट्स, मैं अगर आपको एक जनरल स्टेटमेंट देता हूँ, लेट अस सपोज वी हैव टू पॉइंट्स, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला वी हैव द रिसोर्सेज। आपने तराजू देखा है ना, वेइंग मशीन, तो दिस इज बेसिकली द वेइंग मशीन, ठीक है। तो अब आप ये बोलोगे कि रिसोर्सेज आर वन साइड, ठीक है। लेट अस सपोज
and after that this is the human want. अब ह्यूमन वांट किन किन चीज की है? जनरली यू कैन से दैट फूड्स की है, ठीक है, क्लॉथिंग की है, अ लॉट ऑफ थिंग वी हैव, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, राइट, एंड एक्सेट्रा सो ऑन, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप समझ पा रहे हो क्या मैंने बनाया यहाँ पे? दिस इज द वेइंग मशीन, और व्हाट द वेइंग मशीन सेज टू यू दैट रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, एंड उन रिसोर्सेज की कॉरेस्पॉन्डिंगली जो ह्यूमन वांट्स है दे आर वेरी हाई, so that your weighing machine goes to the one side. So this is the basic definition of the economics. I hope you understand the meaning. ठीक है, तुम लोग सब मेरी बात को समझ गए हो। अब यहाँ पे हम लोग दो तीन चीजों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। whenever you say कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो जाता है ऑल दोज रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मैं एग्जांपल देता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आज की डेट में दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। और ये इंडिया में अराउंड, अगर मैं इंडिया की बात करूं 2023 के आसपास वो लॉन्च हुआ है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि 2023 से पहले ये इस्तेमाल नहीं हो रहा था? ये इस्तेमाल ये हो रहा था, क्या ये एग्जिस्ट नहीं करता था? नहीं, ये एग्जिस्ट करता था, इट वॉज एग्जिस्ट, but the point is that till 2023 it is not available to supply ever good in the economy, it is not available, so whatever the thing आप उसी रिसोर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बोलोगे दैट इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। यार एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, हमारे आधार कार्ड बने थे, आपके आधार कार्ड बने होंगे नो डाउट बिफोर 2023 से पहले बने होंगे, और उसके अंदर हमारे आई जो आंखें हैं उनका जो भी कनेक्टिविटी है उन्होंने हमारी आई कांटेक्ट को उससे जोड़ा था आधार कार्ड से। ये भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। हमारे मोबाइल फोन में जो हम मोबाइल फोन यूज कर रहे थे 2023 से पहले या 2022 से पहले, हमें काफी सारी चीजें ऐसी दिखा दी गई थी जो जैसे जैसे फेस दिखा देना, मतलब बहुत सी चीजें हमें दिखा दी गई थी, ठीक है। तो दैट आर बेसिकली नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट, राइट। सो दीज आर दी थिंग। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्केयर सिटी। गाइस स्केयर सिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जब भी आप लोग बात करते हैं स्केयर सिटी का एक आसान सा मीनिंग हो जाता है। स्केयर सिटी का मीनिंग द क्या सकते हो, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, ठीक है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब डेफिनेशन में मैंने लिखी है देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम स्केर्सिटी व्हिच मीन द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। टू प्रोड्यूस डिजायर्ड, डिजायर्ड का मतलब जिसके बगैर इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बिकॉज एक टर्म यहाँ पे हम यूज करते हैं ट्रेड ऑफ। जनरली लेट अस सपोज यू हैव अ टाइम एंड नाउ यू हैव द लिमिटेड टाइम 24 आवर्स, या 24 आवर्स में से 8 आवर्स स्लीपिंग आवर्स है, 4 आवर्स आपके पर्सनल लाइफ के हो गए, तो यू हैव ओनली 12 आवर्स। देन you have the choice, the word we are using, the choice that from where to use that 12 hours, so there is a trade off, clear? So we are using the term trade off here. Trade off is basically for the decision of maker which forces them to take choice. Please mark that word choice. Choice का meaning हो जाता है that आपको क्या करना है, which book you need to study, either to study the J2Y content or any other XYZ institute content। मतलब जर्नी टू IAS इंस्टीट्यूट का कंटेंट पढ़ोगे या फिर आप कोई भी अदर इंस्टीट्यूट का कंटेंट पढ़ोगे। सो दीज आर दी मेन थिंग। अब हमें पता है कि जो हमारा, जैसे मैंने टाइम बोला, ये कुछ भी चीज है, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गाइस, ठीक है। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। if you are if you are spending some time on study the economy, then you have less time to study the history, ठीक है, और द ज्योग्राफी। तो द पॉइंट इज दैट, राइट। तो यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी हैव द टर्म दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्लीज मार्क दैट थिंग, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
You know what is the meaning of the opportunity cost? Actually opportunity cost का meaning हो जाता है whenever you basically taking something, then what thing you basically sacrifice. ठीक है, if you want to, let us suppose you have the total income is 100, you have 100 rupees and you are spending your 100 rupees in two goods, right? One is good X and one is good Y. ठीक है, if you are spending your major portion on good X, then it means what, you are not spending your major portion on Y. So you are basically, your consumption on good X increases and your consumption on good Y decreases. तो जो भी अमाउंट ऑफ गुड बाई डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आपकी एक्स को ज्यादा लेने की जो कॉस्ट होगी वो गुड बाई की कॉस्ट होगी, जिसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलोगे। या और सीधा भाषा में हम यूज कर लेते डिस्कशन, दैट इट इज बेसिकली द सैक्रिफाइस ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, अदर थिंग, मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर सिंपली अंडर ग्रेड स्टूडेंट, यू हैव ऑप्शन, जैसे मैं हूं, मेरे पास ऑप्शन थे, इधर टू एंटर इन द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और टू एंटर इन द यूपीएससी। यू बिलीव अगर मैं यूपीएससी की तरफ जाता पहले और मेरा वही रिजल्ट निकलता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो शायद मैं इतना स्टेबल, इतना मतलब ठीक ठाक नहीं होता। मैंने जैसे बताया मैं एक रेपुटेटेड स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम गुड इनफ, मैं खुश हूँ वहाँ पे। लेकिन मैंने चूज किया पहले डीएससी, ठीक है, मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को चूज किया एंड उसके बाद यूपीएससी दिया। ठीक है, मैं इस बात बोल रहा हूँ, अगर मैं पहले यूपीएससी देता तो और मेरा फिर भी क्लियर नहीं होता, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो डीएससी को नहीं करने की थी। So that's why we use the term sacrifice. The term sacrifice is used only for when the good commodities are good in nature, and the services or the thing are good in nature. जब आप कहते हो ना, देखो यू नो मेरी इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन है, तो डिटेल इकोनॉमिक्स सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, नाउ दीज आर दी फ्यू थिंग्स। अब हम एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। देखो, जैसे मैंने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे जनरल सिचुएशंस में अलग तरीके से एक्सप्लेन हो रही है। जैसे मैंने बोला कोई भी कम्युनिटी फ्री गुड है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जीरो फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड। ठीक है, अगर कोई फ्री गुड है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई सिंगल यूज फैक्टर्स है, क्योंकि फैक्टर विल बी आइडियल इफ नॉट यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अगर आपने उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करा तो बेकार है वो। ठीक है, एंड उसके बाद में हैवी अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी। सो दीज आर द थ्री थिंग दैट यू अंडरस्टैंड इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट हियर। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द अनदर टॉपिक। तो दिस इज द सेकंड टॉपिक। पहला टॉपिक था इकोनॉमिक्स वाला, दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया था, डिस्कशन जनरली द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैंने टर्म डिस्कस किया था, द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू सप्लाई इन द इकोनॉमी, उसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो नाउ वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्या बोलो मैंने बोला वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब जब आप कहते हो लैंड, लैंड इज बेसिकली वर्ड, हम लोग क्लियरली बोलते हैं ना कि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसी हैं दैट आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, लैंड को सब पता है, मिनरल्स को सब पता है, फॉरेस्ट को सब पता है, अदर रिसोर्सेज के बारे में सब लोग जानते हैं। बट आप लोग वाटर के बारे में छोटी सी हिस्ट्री जानते हैं? जो वाटर है वो आप सबको पता है, जैसे बिस्लेरी पानी हम लोग सारे पीते हैं, तो बिस्लेरी वाला टैक्स पे करता है ना? बिस्लेरी पानी जो हम पीते हैं, आप उनकी बॉटल पे देखना तो वहां पे लिखा हुआ होता है, टैक्स अमाउंट भी लिखा हुआ होता है। लेकिन एक वाटर आता है, एक हिमालय। देखो, जो इकोनॉमिक्स मुझे पता है सारी मैं आपको दूंगा, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, देन वहां पे हर चीज की इंपॉर्टेंस है। हिमालय पानी आता है, ठीक है। अब आपको पता है इस पे कई साल केस चला, और जो हिमालय का ऑनर है, जो इस हिमालय वाटर का जो ऑनर है, वो केस जीत गया। केस चल रहा था टैक्स को लेकर।
उसने ये टैक्स वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया। यानी हिमालय कोई टैक्स नहीं पे कर रहा, मतलब कुछ तो टैक्स वो दे रहे हैं, बट कोई टैक्स था, कुछ रिसोर्सेज से रिलेटेड था, वो टैक्स के लिए उन्होंने केस लड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि दिस इज ए नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स जो है वो नेचर का है, इस पे मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। मतलब इस पे एक केस चला था जिसमें हिमालय का जो ऑनर है वो जीता था। कभी आपको मौका मिले तो इस केस के बारे में एक बार स्टडी कर लेना। ओके, उसके बाद आती है लेबर। लेबर जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेबर। वन इज द स्किल्ड लेबर, अनदर इज द अनस्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर है उस वो बेसिकली मेंटल वर्क करती है। हम लोगों का मानना ये है, हम लोगों का मानना है कि जो स्किल्ड है ना वो कंप्यूटर वर्क करेगी या व्हाइट कॉलर जॉब है, और जो अनस्किल्ड है दे आर बेसिकली डूइंग द फिजिकल वर्क। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि सर उसको मतलब वो फिजिकल वर्क में बहुत अच्छा स्ट्रांग है। ही वी आर अज्यूमिंग दैट स्किल्ड पर्सन आर दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। कैपिटल, नो डाउट इट इज बेसिकली रेफर्स टू द मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग। ठीक है, ह्यूमन यूज। अब ह्यूमन यूज के लिए हम लोग क्या कहते हैं? जो स्किल्ड वर्कर, skilled workers, human use, and to produce goods and services. And after that we have the another topic, the entrepreneurship. मैं आपको बताना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का जो दौर है वो 2020 माना जाता है इंडिया में। ये बोला जाता है 2020 से लेकर 2030 तक जो एरा एरा माना जाएगा वो एंटरप्रेन्योरशिप का माना जाएगा। यानी इस टाइम पीरियड में एंटरप्रेन्योरशिप को काफी ज्यादा कह सकते हो फुटफॉल मिला। पर्सन विच टेक्स ऑन द रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी? एंड ठीक है, ओके। तो अब एक बेसिक आइडिया हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। तो दिस इज द बेसिक टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए। जैसे मैंने बोला वी हैव द लेबर। अब लेबर जो करेक्टराइज होती है वो दो पार्ट में होती है, एक फिजिकल लेबर या फिजिकल इनपुट एंड द मेंटल इनपुट। जैसे कि मैंने बताया स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अब इनको जनरली जनरली आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें तो यहाँ पे वेजेस नहीं आना चाहिए। वी कैन यूज द वर्क फोर्स। देखो ये टाइपो निकाला मैंने टाइपिस्ट के थ्रू, क्योंकि मैंने टाइपिस्ट से नोट टाइप करवाए। ठीक है, यहाँ पे वेजेस नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे आएगा वर्क फोर्स। तो एग्जाम्पल इज द वर्क फोर्स एंड व्हाट इज द रिवॉर्ड? रिवॉर्ड इज द वेजेस। वेजेस डिपेंड्स ऑन द बार्गेनिंग पावर। ठीक है, उसके बाद आता है लैंड। लैंड में लैंड प्लस का एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज जैसे कोल है। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज को मतलब जो जमीन से निकलने वाला। अब देखो लैंड तो मतलब सरफेस पे है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी जो जमीन के अंदर हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे जैसे जमीन के अंदर से वो गेहूं है, गेहूं चावल खेती बाड़ी हो रही है, वो सारी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फार्म एंड क्रॉप, इनके लिए क्या जाता है? रेंट। कैपिटल में दो प्रकार की कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड जो एक बार लग गई, एक वर्किंग कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, फॉर रन द बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग एंड सो ऑन। एंड उसके लिए दे आर बेसिकली गेटिंग द इंटरेस्ट। ठीक है, जो जो कैपिटल ओनर्स होते हैं। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैक्टर्स। इनमें मैनेजर्स होते हैं, दे गेट द प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखना, द पर्सन हु बेसिकली इन्वेस्ट देयर मनी एज अ कैपिटल, दे विल गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम द मार्केट। एंड जो एंटरप्रेन्योर होते हैं हु टेक द रिस्क, एंड ये कहते हैं कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। ठीक है, तो एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे रखिएगा। एंड आफ्टर दैट मैंने दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे डिस्टिंग्विश किया है, दे आर द फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, द फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। वी नो दैट फिजिकल कैपिटल इज व्हाट? फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल होती है दैट इज टेंजिबल एंड इजीली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी। फिजिकल कैपिटल वो होती है जिसकी मार्केट अवेलेबल होती है। ठीक है, और जो इजीली सेल एंड परचेज हो रही है।
एंड उसकी जो ऑनरशिप होती है, ध्यान रखना, फिजिकल कैपिटल की, सेपरेटेड फ्रॉम ऑनरशिप, सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर। मतलब मान लो यू हैव फर्नीचर, ठीक है, यू हैव फर्नीचर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया है, फर्नीचर, इन्वेंट्री मशीन, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑनर, इसका ऑनर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अगर मोबिलिटी की बात करें तो ये कंप्लीटली मोबाइल होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के अलावा बाकी ये ट्रेडेबल होता है। इसकी जो फॉर्मेशन रहती है कैन बी बिल्ट थ्रू इम्पोर्ट, राइट। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट होता है, इट इज बेसिकली इंटेंजिबल एंड दिस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। मतलब दिस इज नॉट सोल्ड एज अ गुड, इट इज सोल्ड एज अ सर्विसेज। जैसे मैं हूं, आई एम अ ह्यूमन कैपिटल, दैट इज द नॉलेज, आई एम प्रोवाइडिंग यू द नॉलेज because I am your mentor or teacher and I am giving you the knowledge. So and uh, you can uh, give the name of the human capital, ठीक है। इसके बाद दिस इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, आई एम द ओनर, आई एम द टीचर, आई एम द ह्यूमन कैपिटल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड यू नो दिस इज नॉट परफेक्टली मोबाइल, मतलब नो वन कैन बी यूज मी इन देयर ओन इंस्टीट्यूशन विदाउट माई परमिशन, मतलब विदाउट माई परमिशन इन वट सेंस, दैट इज माई वीडियो। अब कोई और मेरी वीडियो को यूज नहीं कर सकता, या फिर मैं टीचिंग पैटर्न को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आप लोग अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। अच्छा, एक यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला मैं आपके साथ अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ माई टूडेज क्लास, the incremental capital output ratio. Actually, it is the relationship between the level of investment made in an economy and the consequent increase in the GDP. Whenever we are interested to determine the country's level of production efficiency, because हम लोग यही बात कर रहे हैं कि what type of the capital we have and how many factors of production we have. Then why we talking about the factors of production, because we need to understand the country level of factors, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी, राइट। सो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला एक्चुअली मैंने फॉर्मूला क्यों बताया है, एक बार वन वन इन्होंने एक बार पूछ रखा है एग्जाम में, दैट इज IOCR, दैट इज द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। फॉर्मूला है एनुअल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट जो होता है दैट इज बेसिकली डिनोटेड एज अ चेंज इन कैपिटल स्टॉक। यू सेज दैट के सर हमारे पास में 1 करोड़ का कैपिटल स्टॉक था, अब है 1 करोड़ 10 लाख का, तो यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द 10 लाख in your capital stock. So this is the annual investment. Then how much this 10 lakh will improve your country's GDP? Let us suppose if it is basically increased by 50 lakh. So you can say that तो ये तो कम हो रहा है। अब इसका मतलब कि ICOR कम हो रहा है, मतलब तुम ये तो बोलोगे कि 10 लाख लगा के 50 लाख हो गया, इट इज गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी? Yes, it is good. It means what? This says that more efficient production capital, which implies that an economy can generate more output with small increase in capital investment. Understood? समझ में आई है मेरी बात आप लोगों को? So this is the today's session. This is all about the today's session. And in today's session, I am going to start the topic of the economy. Actually, you need to understand the meaning of or the difference of economy and economics. हम लोगों को economics के बारे में भी अच्छे से समझना है and economy के बारे में भी हम लोगों को अच्छे से समझना है। Actually, economics जो होता है, economics is the thing where you talk about the multiple tools, right? You are talking about the multiple mechanisms, मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल इक्विपमेंट्स, जिनको हम अप्लाई करके अपनी इकोनॉमी को रन कर सकते हैं। बट द इकोनॉमी इज अ प्लेस वेयर यू अप्लाई दोज टूल्स। एक्चुअली दिस इज द सोसाइटी। जनरली हम लोग ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अलग है, अमेरिकन इकोनॉमी अलग है और ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी अलग है। इट मीन व्हाट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां के इकोनॉमिक्स सेम हो बट उनकी इकोनॉमी डिफरेंट होगी, बिकॉज इकोनॉमी जो है एक ज्योग्राफिकली एरिया वेयर यू इम्पोज योर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इम्पोज योर पॉलिसीज, ठीक है, राइट। एंड नो डाउट द स्टेप्स
जो भी हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए यूज करने हैं। सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज द प्लेस वेयर यू इम्पोज द where you apply the your tools, your concepts, your mechanisms, your policies and so on, right? So please इसको एक understanding के तौर पर रखिएगा. Now I'm just discussing the definition here that economy is a huge collection of interconnected production. ये बिल्कुल standard definition है. Interconnected production, consumption activities that add in the allocation of scarce resources. Meaning वही है, हमें पता है कि हमारी स्केट रिसोर्सेज हैं एंड अनलिमिटेड वांट्स हैं, हम उसको मैनेज करेंगे, मैनेज करके जहां पे अप्लाई करेंगे उस प्लेस को यू बेसिकली गिव द नेम ऑफ इकोनॉमी. एक्चुअली इकोनॉमी जो है दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट एज अ सर्टेन प्लेस और कंट्री और स्टेट एंड द एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जब भी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, so these are production, consumption and capital formation. Obviously बात है, if you apply the policies related to the consumer, then वो consumer या consumption economic activity का part होगा. क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, राइट. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट. नाउ अब मैंने एक वर्ड डिस्कस किया है द इकोनॉमिक एक्टिविटी. गाइस इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. एंड व्हाट इज द मीनिंग, हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. so you need to basically understand first in what sense. If you say that sir is there any involvement of money, अगर किसी भी एक्टिविटी में पैसों की बात होती है, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब जो आप पैसों की बात कह रहे हो, पैसों की बात इन द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट. मान लीजिए मैं और आप आपस में कोई लेन देन कर रहे हैं और उसको उसके लेन देन के बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता. सो दिस एक्टिविटी, जिन एक्टिविटीज के लिए वो ट्रांजेक्शन हुआ है या लेन देन हुआ है, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला पोर्शन, बिकॉज जो भी हमारा फाइनेंशियल गेन हुआ है दिस इज नॉट परफॉर्म अंडर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. आसान भाषा में क्लियर कर दूं, जहां पे तुम टैक्स पे करते हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. यहाँ पे टैक्स इवेड होता है, इवेड कहते हैं चोरी करने को, वेयर यू आर इन्वॉल्व इन द टैक्स इवेजन, उस प्लेस को आप कहते हो यहाँ पे द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, है ना. In case you face any difficulty, then please leave a comment section. Comment in the comment section. Now this is the definition. After that, the motive. Actually, economic activity का motive होता है money earn करना, and जो non economic activity होता है उसका motive होता है social and psychological. फिलहाल मैंने नाम एग्जाम्पल इलीगल एक्टिविटीज के नाम लिया, बट आफ्टर दैट यू से कि सर अगर कोई नॉन गवर्नमेंट कंसिडरेशन थिंग्स हैं, एक्टिविटीज हैं, तो वो सोशल और साइकोलॉजिकल होंगी. मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको. मान लीजिए हमने कहीं पर पानी की या वाटर टैंक लगवाया, वाटर टैप या वाटर कूलर लगवाया है कहीं पर रोड पर, है ना, वाटर कूलर लगवाया. तो दिस इज सोशल मोटिव, एंड इस सोशल मोटिव में ट्रांजेक्शन वन साइड हुई है. क्या आपने लगवाया तो आपने खर्चा किया, बट यू विल नॉट गेट एनी रिटर्न. सो इफ यू नॉट गेट एनी रिटर्न, देन उसका गवर्नमेंट कंसिडरेशन नहीं है, गवर्नमेंट को उसका कोई टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मतलब टैक्स इन व्हाट सेंस, आपने वाटर कूलर लगवाया, अगर आप उस वाटर कूलर को लगवा के लोगों को पानी पिलवाकर उनसे पैसे इकट्ठे करते हो, पैसे कलेक्ट करते हो, तो उस पैसे पे उस इनकम पे टैक्स की लायबिलिटी है, राइट. नहीं पे कर रहे हो तो दिस इज ओनली फॉर द सोशल. सिमिलरली कंसिडरेशन, मैंने बोला ना, मोटिवेटेड बाय रैशनल कंसर्न as they involve the use of the scarce resources, encouraged by the motivational and sentimental reasons, that is the self satisfaction. ठीक है. Similarly the outcome, actually economic activity में you are talking about the creation of the wealth and add any value in the national income. बट जब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होते हो, एक्चुअली इट डिपेंड्स व्हाट एग्जांपल यू आर टेकिंग. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, दैट फ्री टाइम एक्टिविटीज या सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज या रिलीजियस एक्टिविटीज, ये सिर्फ हमें हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन देगा, बट इट विल नॉट अफेक्ट द
एनी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो साईं बाबा का मंदिर है, जनरली आपने न्यूज में सुना होगा, या कोई भी मंदिर मस्जिद कोई भी चीज है, अगर आप इनके चंदा देखो तो चंदा इनका बहुत अच्छा खासा होता है। बट कभी आपको मन में नहीं आया कि सर ये चंदा हम, क्या ये जो अमाउंट शो हो रहा है कि जैसे कोई दान पेटी खोली तो उसमें इतने पैसे मिले, तो क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होंगे? क्या वो इनके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं। बिकॉज जो दान पेटी में पैसे निकले, दैट इज पार्ट ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप यू गॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक और चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं। मैं अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं अभी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और इंस्टीट्यूट मुझे डिसेंट अमाउंट देता है, यही सब कुछ पढ़ाने के, मैंने बताया था ना कि मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रहा, मैं अपना नाम रिवील नहीं कर रहा, मैंने अपना आपको मिस्टर एक्स बोला है। अगर मैं रिवील कर दूंगा तो पढ़ा तो मैं तब भी रहूंगा, लेकिन मुझे इंस्टीट्यूट निकाल दे, मुझे इंस्टीट्यूट अपने आप पे काम नहीं करने देगा, वो आप भी समझ सकते हो। ठीक है, दिस इज माई सर्विस, मैं अपना कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ओनली। लेकिन अगर यही चीज मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ले रहा हूँ, तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो जो यूट्यूब पे ले रहा हूँ, दिस इज नॉन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है मेरी बात आपको? बिकॉज दिस इज माई हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन एंड नॉट आउट दिस इज माई अर्निंग मोटिव। यहाँ से मुझे अपना परिवार चलाना है, मुझे अपना घर चलाना है, यहाँ से मुझे अपना खुद का सेटिस्फेक्शन करना है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। नाउ अब वी हैव बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जनरली आप लोगों ने अभी तक 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में सुना होगा, प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर एंड सेकेंड, वो सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात आज बता देता हूँ, देर आर मोर देन 3 सेक्टर्स, और 2 पार्ट्स इसमें ऐड होंगे, एक क्वार्टरनरी सेक्टर और एक क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, ये बात आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में इन सब चीजों को रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। एक ऐसी बात मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, आप कोशिश करें उसको मार्क कर लीजिए कहीं पर। देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर होता है, इट इज ऑल अबाउट द एक्सट्रक्शन सेक्टर। हम जनरली जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग एक्सट्रक्शन करते हैं। एक्सट्रक्शन का मतलब होता है जमीन से चीजों को निकालना, या जमीन से निकालना, या जो हमारा सरफेस है उसके नीचे से निकालना चीजों को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर में सब कुछ आ जाएगा, राइट। फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, माइनिंग है, और भी कुछ है। अब एक एग्जाम में एक चीज अगर पूछ ली जाती है कि जो पर्सन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको हम क्या किसी और नाम से जो है बता सकते हैं, किसी और नाम से हम लोग इनको जान सकते हैं? यस, जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, दे आर नोन एज रेड कॉलर वर्कर्स। प्लीज ये बात आप लोग जरूर लिखिएगा कॉपी में, पॉसिबल फॉर यू और टू लर्न दिस। मतलब जहां मैं पढ़ाता हूँ, जिस इंस्टीट्यूट में, ऑब्वियसली बात है उस इंस्टीट्यूट ने मुझे कुछ कंटेंट दिया कि सर आपको ये पढ़ाना है, तो ये चीज मैंने ऐड करवाई है। बिकॉज मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था, मैंने बहुत रिसर्च करी थी, तो मुझे पता लगा था। यू बिलीव, अगर आप ये देखते हो तो आपको शायद ही किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स में दिखेगा कि प्राइमरी सेक्टर वाले लोगों को हम लोग रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। सिमिलरली, जैसे मैंने बोला सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रॉ मटेरियल टू द फाइनेंस गुड्स। ठीक है, जनरली यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्रॉम बाय यूजिंग द वाटर, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी बन गई, तो वो हमारा सेकेंडरी वाला पार्ट आ जाता है। इट इज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, राइट। एक बात, दूसरी चीज जो आपको माइंड में रखनी है, यहाँ पे हर वो एक्टिविटी इंक्लूड होगी दैट आर इंक्लूडेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनाइट गुड्स। जनरली मान लीजिए एक हलवाई ने ब्रेड लिया और उसको ट्रांसफॉर्म करा टू द ब्रेड पकोड़ा, है ना। तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब एक क्यूरियोसिटी आपके मन में आ रही है, सर जैसे इसको रेड कॉलर वर्कर बोला जाता है, इसको क्या नाम देंगे हम लोग? हम इसको नाम देंगे ब्लू कॉलर वर्कर।
एक्चुअली ये हो सकता है प्रीलिम्स में इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, मेन पे भी इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, बट जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंटरव्यू तक पहुंचो। ठीक है, मैं नहीं पहुंच पाया बट मैं आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। तो आप अपने आंसर्स में इफ दे आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इफ यू यूज दिस टर्म, देन इट बेसिकली इम्प्रेस द इंटरव्यू पैनल। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला आता है, एक मिनट, ओके, हमारा नेक्स्ट आता है दी टेरिटरी सेक्टर। एक्चुअली टेरिटरी सेक्टर में विच ओनली जनरली इंक्लूड दी सर्विसेज दैट आर बेसिकली कंज्यूम्ड। जैसे हमने बात करी ट्रेड की, या ट्रांसपोर्ट की, या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो ऑल अबाउट द थिंग्स, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो, दी ऑल एक्टिविटीज विच इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, राइट? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो दिस इज माई सर्विस टीचिंग। अब अगेन के सर क्या नाम देंगे हम इसको? सो दिस इज नोन एज द व्हाइट कॉलर। आपने सुना होगा व्हाइट कॉलर जॉब, वो ये है, व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर वर्कर। ठीक है, अब तीन के अलावा जो फोर्थ वन आता है, जो फोर्थ आता है, एक्चुअली जो ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ है ना, दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ थर्ड। ये इसी के पार्ट्स हैं। अब वो आप इनको इसके पार्ट कह दो, अलग से कह दो, क्योंकि ये सब कुछ सर्विसेज में आ जाता है। अब हमारे किसी बिजनेस में ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे मान लीजिए फेसबुक है। अब फेसबुक में डेफिनेटली कोई ऐसे डिपार्टमेंट होगा जो इंटेलेक्चुअल या फिर नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज पे काम कर रहा होगा, जैसे कंसल्टेंसी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट फेसबुक में हमेशा हर बार कुछ अपडेट्स आते हैं, वो ऐसे ही आ जाते हैं, अपने आप होते रहते हैं? नहीं, बिहाइंड अ टीम जो इसके पीछे काम कर रही है। ऐसी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में काफी इंप्रूवमेंट है। जैसा भी व्हाट्सएप का पेमेंट वाला फेल हो गया, आपको पता ना, व्हाट्सएप ने पेमेंट ऑप्शन अपना ट्राई करा था फेमस करने का, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं चल पाया। टेलीग्राम ने, जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम ने सेम व्हाट्सएप की तरह एक मैसेजिंग ऐप की तरह काम करना शुरू करा था, बट वो फेल हो गया। बट टेलीग्राम फेमस किस में हुआ? इन सब चीजों में, कि वो चैनल बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, पार्टिसिपेंट 2 लाख तक पार्टिसिपेंट में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी फाइल्स इसमें जा सकती हैं, अपना नंबर आप छुपा सकते हो। तो ये क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज नो डाउट द क्वार्टरनरी सेक्टर। क्लियर? दिस क्वार्टरनरी सेक्टर, वन थिंग। एंड अनदर थिंग दैट इसमें जो जॉब बेसिकली आएगी, दैट इज द सिल्वर कॉलर वर्कर। ठीक है, वो लिखने के लिए होता है सिल्वर कॉलर वर्कर। एंड आफ्टर दैट क्यूनरी फैक्टर। अब मुझे बताओ, जैसे सीईओ होते हैं, ठीक है, यूर जनरली टॉकिंग अबाउट द हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। इंडस्ट्री में भी होते हैं, गवर्नमेंट में भी होते हैं। जैसे इंडस्ट्री में सीईओ है, या सीओओ है, या सीएफओ है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो डिसीजन लेते हैं, राइट? तो वो क्वीनरी में आ जाता है, एंड उनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। एंड गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर्स आ जाते हैं। भाई गवर्नमेंट सर्वेंट तो एक चपरासी भी है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट एक मिनिस्टर भी है, दोनों में फर्क है। समझ में आ गई मेरी बात आपको? तो ये फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आई होप आप लोग याद रखोगे, भूलोगे नहीं। ओके, मेरे लिए यही गिफ्ट रहेगा कि आप चीजों को याद रखें। ओके, नाउ वी जनरली टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ओके, दिस इज बेसिकली द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर हम मेनली 3 सेक्टर्स की बात करते हैं। नंबर 1 द एग्रीकल्चर सेक्टर, नंबर 2 द इंडस्ट्री सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, नंबर 3 द सर्विस सेक्टर, इसको आप टेरिटरी सेक्टर बोलते हो। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टेरिटरी सेक्टर। इनका क्या होता है? इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। मैंने बताया था ना, इलीगल एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बट इनका कंट्रीब्यूशन होता है। और ये हमारी इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का एक रोल प्ले करते हैं। आप इसको यहाँ पे समझ लो। जनरली
Generally, that you are saying that agri, industry, and services. ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड द सर्विस। तो ये एक तरह से कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। एग्रीकल्चर की जब आप बात करते हो तो यू जनरली टॉक अबाउट द अंडर डेवलप्ड। हम लोग मान के चलते हैं दैट वी आर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। वाई? वाई? बिफोर, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस और बिफोर 100 ईयर और सेंचुरी हम लोग खुद को इतना डेवलप नहीं मानते थे, जबकि अमेरिका, ये ब्रिटेन है ना, उस टाइमिंग में बहुत डेवलप्ड कंट्रीज थी। फिर हम लोग इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री से यहाँ तक आने में दैट अगर हम सर्विसेज में आ जाते हैं तो वी जनरली सेव एट अ डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलपिंग सेक्टर। क्लियर? मेरी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाती है? तो दीज आर दी फ्यू थिंग जिसकी हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये जैसे मैंने ऐसे लिख रखा है, जनरली आप टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी को तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। वन इज द इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ स्टेट, नंबर वन पार्ट ये। अदर इज द पर कैपिटल स्टेट, ठीक है, नंबर टू ये रहा। एंड थर्ड वन इज द नेचर ऑफ द इकोनॉमी। एक्चुअली हमारी इकोनॉमी जो है एक्सप्लेन अगर हो रही है तो वो तीन वैरायटीज में एक्सप्लेन होती है। हम अपनी इकोनॉमी को, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अमेरिका है। अमेरिका इज बेसिकली व्हाट, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो क्या वहां पे खेती बाड़ी कभी नहीं हुई जिंदगी में? हुई है, एग्रीकल्चर वहां का भी रहा है, लेकिन दैट कंट्री इज नॉट एग्रीरियन। समझ रहे हो? जापान है, जापान छोटी सी कंट्री है, या सिंगापुर है। सिंगापुर कितना था? बहुत छोटा था, लेकिन डेवलपमेंट में देखो तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जापान एक्चुअली उसका सर्विस नेचर है। जापान रोबोट बना रहा है, वो रोबोट जो वर्ल्ड में बहुत लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो वी आर जनरली टॉक अबाउट एक तो कैपिटलिज्म के तरीके से, एक सोशलिज्म के तरीके से, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। हम बोलेंगे यूएस इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, चाइना इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? नाउ अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं तो हमारे पास में चार लेवल में कोई भी कंट्री डिवाइड होती है। लो इनकम लेवल, लो मिडिल इनकम लेवल, अपर मिडिल इनकम लेवल एंड हाई इनकम लेवल। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं अपर मिडिल इनकम में आता हूं। आप बोलो सर ऐसे कैसे कह सकते हो? अब ये मेरे सीए ने बताया है मुझे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, देखो, जो बिल्कुल लो इनकम लेवल में आते हैं वो है जो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। एक लोअर मिडिल इनकम में आते हैं, दे आर नॉट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट बट दे आर पुअर। मतलब वो अपना गुजारा ठीक ठाक कर रहे हैं, बट दे आर नॉट वांट टू बिकम एन बिलियनियर। समझ रहे हो? बिलियनियर नहीं बनना उनको, क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रगल बहुत है, तो अभी हमें अपनी घर गृहस्थी चलानी है। ठीक है, एंड अपर मिडिल इनकम आर दोज पीपल जो कमा रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, और उनको कुछ पैसे बच भी रहे हैं, और वो उन पैसों को अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पज पे लेके चल रहे हैं। मैं आपको आसान तरीके से बताऊं, लोअर मिडिल इनकम वो है, दे दे रिमेन पुअर बट ऑल्सो गेट दी लग्जरी इन देयर लाइफ समडे। गरीब हैं लेकिन कभी ना कभी लग्जरी जरूर वो लेंगे। लो इनकम वाले आई थिंक विल नेवर गेट द लग्जरियस थिंग। हाँ, वो चमत्कार हो जाए बात अलग है। मिडिल अपर मिडिल इनकम वो लोग हैं जिनका जमीन से अपना घर है, अपने पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, बट दे आर ट्राइंग टू बिकम रिच। एंड हाई इनकम लेवल नो डाउट सीधा मुकेश अंबानी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नेचर ऑफ इकोनॉमी की बात करता हूँ तो नेचर ऑफ इकोनॉमी के टर्म्स में तीन तरीके की इकोनॉमी होती है, एक एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल, ठीक है, एंड सर्विस वाली। क्लियर होगी मेरी बात? अब अगर मैं एग्रेरियन इकोनॉमी की बात करता हूँ, अब एक एक करके ना हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा, जो मैंने आपको बताया, वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स। ठीक है, काफी कुछ है इसके अंदर। अब इसके टर्म में बात करते हैं अपन लोग दैट
in terms of the role of the state. So this is basically we are talking about role of the state in terms of what? That scarcity. हमारा role of state it depends on the scarcity. Generally, scarcity of resources gives rise to the problem of choice in an economy and resources must be allocated properly. हम पहली बात तो ये बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां पे हमारी रिसोर्सेज स्केर्स होने के बाद भी इफेक्टिवली एलोकेट हो रही है एक्टिवली। ठीक है। अब जनरली हम लोगों के जनरली हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी इकोनॉमी को लेकर। जैसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, थर्ड वन जो होता है ना मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है। अब मुझे बताओ जो काम की चीजें समझनी है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? एग्जाम में कभी शायद पूछा जा सकता है। एडम स्मिथ concepts of invisible hand explain the meaning of the capitalist economy. Adam Smith in 1776. You know, at that time he was basically introduced the book The Wealth of Nation, and socialist economy is introduced by the Karl Marx. ऑनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और जितनी भी ऑनरशिप होती है दैट द प्राइवेट ऑनरशिप, मतलब लेबर प्राइवेट होती है, कैपिटल प्राइवेट होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। अब ऐसा मान लो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट है। मान लीजिए मैक्स हॉस्पिटल है। ये कहा जाता है मैक्स हॉस्पिटल में, मैं अपने जनरली जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं वो बता रहा हूँ कि वहां पे ठीक ठाक बंदा ही जाता है, मतलब जिसके पास ठीक ठाक पैसे हैं, लाखों के हिसाब से है। मतलब वहां पे कोई बंदा बिल्कुल डेथ वाली सिचुएशन में भी जाता है ना, कि मतलब मान लो उसमें कुछ बचा भी नहीं है और उसको एडमिट करते हैं, तब भी 5-6 लाख रुपए तो वो उससे भी उसका भी खर्चा आ जाता है, वेंटिलेटर का, आईसीयू का, ये वो। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पे कुछ नहीं आता बिकॉज देयर इज अ गवर्नमेंट ओनरशिप। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात करूं तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बिकॉज दिस द प्राइवेट। अब तो मैक्स हॉस्पिटल में कोई बोले कि ऐसे ऐसे फ्री है, नहीं, फ्री नहीं है, ये प्राइवेट ही है। और सोशल में सब कुछ होता है, हाई ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सिमिलरली इक्वालिटी की बात करें तो एक्चुअली कैपिटलिस्ट में जो इनकम डिटरमाइंड होती है वो मार्केट फोर्सेस से होती है, प्राइस एंड डिमांड के बेसिस पे होता है। एंड नो डाउट यहाँ पे होता परफेक्ट कंपटीशन है, बट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम होता है रादर देन रिसोर्स ओनरशिप। एक्चुअली हमारे पास में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट हाउ मच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट द शेयर ऑफ द टोटल इनकम। मतलब एक मजदूर को कितने पैसे लेने चाहिए, दैट विल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे मैंने प्राइसेस के बारे में बोला, ठीक है, तो ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होता है, बट इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी वो गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। नो डाउट एडवांटेज एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग ये रहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना उसमें हमें इनोवेशन, डायनेमिक इकोनॉमी, इंसेंटिव, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ काफी सपोर्टिव रहती है, बट इनक्वालिटी भी उसी प्रकार रहती है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं सोशलिस्ट की, तो दिस प्रमोट द इक्वालिटी एंड ऑल्सो, अगर इनक्वालिटी लेकर भी आ रहा है बट इट विल ऑल्सो ओवरकम द मार्केट फेलियर। एक्चुअली मार्केट फेलियर तीन होते हैं, दी पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटीज एंड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। शायद मैंने इकोनॉमिक्स पे बहुत काम किया, बहुत नंबर ऑफ ईयर। आई हैव अ डिसेंट आई हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। तो ये हमने वहां पे पढ़ा है बहुत कुछ। क्या क्या है? पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटीज एंड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इन फ्यूचर वी विल डिस्कस, राइट। अच्छे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं इन द टेलीग्राम चैनल, इट्स पॉसिबल फॉर यू, आप इसको ले सकते हो। ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। एक्चुअली मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है इट इज बेसिकली द प्राइवेट इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है। मतलब तुम मान के चलो जैसे इंडिया है, अब इंडिया के अंदर नो डाउट अंबानी अडानी भी है, एंड
उनका गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी है, वो गवर्नमेंट भी मतलब गवर्नमेंट भी है। जैसे आपने देखा है, कभी आपने सोचा कि आईफोन इतना महंगा क्यों होता है, एप्पल आईफोन? क्योंकि वो जब बन रहा होता है वो वहीं से, मतलब एक कॉस्ट वहीं से आ रही होती है, और फिर आते 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 टैक्सेस वगैरह लगा लगा के होता है। ठीक है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है तो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोजिशन भी करेगी, दैट विल क्रिएट द मार्केट फेलियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ओके, एक मैंने ये बात कर ली। दूसरी हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम के सेंस में। ठीक है, वी जनरली टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। एक्चुअली पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक ने अ, हमारी इकोनॉमिक्स को कैटेगराइज करा है या क्लासिफाइड करा है, 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। हम ये बोलते हैं, कोई भी कंट्री अगर 1135 डॉलर एनुअली, ठीक है, दिस इज बेसिकली एनुअली अर्न कर रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? 1,000 का मतलब हो जाता है 80,000, 80,000, 1 लाख, 1 से 1.25 लाख, बल्कि 1.25 लाख आप मान लो। जो फैमिली एक साल में 1.25 लाख रुपए से कम अर्न कर रही है, उन्हें हम वेरी पुअर अनाउंस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, लो इनकम इकोनॉमी। मतलब कोई फैमिली कह सकते हो या कोई कंट्री कह सकते हो आप। सिमिलरली, अगर वो, जैसे यहाँ पे 4500 है, 4500, 4,000 की बात कर लें, 8 चौक 32, 4 लाख, जैसे ये डॉलर है तो इट इज बेसिकली 1.25 लाख, इट इज बेसिकली 4.5 लाख। ध्यान रखना, मैं एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं कर रहा, मैं डॉलर को कन्वर्ट कर रहा हूँ रुपये में। ठीक है ना? हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, आज ही देख रहे हैं, तो आप ये डिजिट मैटर नहीं करते, बट एक एस्टिमेट दे रहा हूँ मैं। जो अप टू 4 लाख एनुअली अर्न कर रहा है, अप टू 4 लाख एनुअली का मतलब क्या हो जाता है? 12 3 36, 12 चौक 48, ठीक है, 35,000 पर मंथ अगर किसी की इनकम है, तो वो लो इनकम मिडिल इकोनॉमी में आता है। और यही चीज अगर बढ़ के 12,000, इसमें 10,000, 8 लाख और 8 लाख, कोई अगर 12 लाख प्लस अर्न कर रहा है एनुअली, या फिर 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है, तो वो अपर मिडिल क्लास इकोनॉमी में आता है। और कोई अगर इससे ज्यादा, मतलब 12 लाख प्लस अर्न कर रहा है, मतलब आप इसको 15 कह दो फिलहाल, 15 लाख प्लस अर्न कर रहा है, या फिर 1.5 लाख और 1.25 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है, तो वो इकोनॉमी हाई इनकम इकोनॉमी के अंदर आता है। एक डेटा भी है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं आपको दे देता हूँ। ऐसा बताया गया कि जो जो देखो, इम्पोर्टेंट है इंडिया में, जो लोअर इन मिडिल इनकम है इंडिया, उसमें जो हम कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पे 2,878 डॉलर है इन 2025। मोरलेस आप ये मान लो 8 या 32, यानी अराउंड 2 लाख। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है, अराउंड 2 लाख के आसपास, 2 लाख के अराउंड अगर कोई अर्न कर रहा है इंडिया में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इंडिया का जो मेजर पोर्शन है वो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? ओके, अब हम बात करेंगे द नेचर ऑफ द इकोनॉमी। एक्चुअली नेचर ऑफ द इकोनॉमी में मैंने जैसे बताया, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट एग्रेरियन इकोनॉमी, द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड द सर्विस इकोनॉमी। जब तुम बात करते हो एग्रेरियन इकोनॉमी, ध्यान रखना, एग्रेरियन इकोनॉमी हम उसे कहते हैं अगर हमारी इकोनॉमी में जो उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% है, इफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 50%, तो हम उसको एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब we know that India is no more an agrarian economy in monetary terms। इसका मतलब ये है कि इंडिया का मेजर जीडीपी पोर्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर, इट इज डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द सर्विस सेक्टर। सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो वो वही एक ही बात आ जाती है कि वो 50% से ज्यादा। और हम ही बोलेंगे कि जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, it is basically high level of industrialization and same statement for the service sector। बट हम ये बोलेंगे इंडिया currently a service economy contributing which is more than 50% to the country's GDP। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो इन टूडेज सेशन हम लोगों को कुछ काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ने को मिली है। ठीक है,
एंड अभी के लिए सेशन में हम लोग ये इतना रखते हैं। कल मिलते हैं 10:30 PM, ठीक है। टुमारो वी विल मीट 10:30 PM, ठीक है। आप इस कंटेंट को देखिए एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट कि प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। रिक्वेस्ट है, ये मोटिवेशन है, ठीक है। हम लोग कल फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर। होती है नॉन एक्सक्लूजन या नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस का मतलब होता है इफ समवन यूज द गुड देन द कंजम्पशन फॉर द अदर एजेंट विल नॉट रिड्यूस। अब ऐसा मान लो कोई पर्सन अगर आपके घर के पास में जो स्ट्रीट लाइट है वहां से क्रॉस कर रहा है, तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी रात में ऑब्वियसली बात है उसको एक कंजम्पशन कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि उसको रोशनी दिख रही है। तो क्या दूसरे पर्सन के लिए वो रोशनी खत्म हो जाएगी? क्या नहीं होगी, राइट। दूसरे पर्सन के लिए वो रोशनी नहीं होगी खत्म। तो उस टाइप की वैरायटीज को हम लोग कहते हैं नॉन राइवलरस। एक होता है नॉन एक्सक्लूजन। नॉन एक्सक्लूजन का मतलब होता है that if someone use the commodity, if someone want to use the commodity, then you never exclude that person by consuming that। वो आपने सुना होगा ना, डिस्क्रिमिनेशन था इंडिया में हमारे, है ना। छुआछूत था कि वो हम उनको कुछ लोगों को ये नहीं करने देते थे, वो नहीं करने देते थे, इस कुएं से पानी नहीं लेने लेने देते थे, आपने स्टोरी सुनी होंगी। तो एक्चुअली वो एक्सक्लूजन था, बट ये नॉन एक्सक्लूजन है। सो दीज आर दी टू प्रॉपर्टीज। अब अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज साथ में होती हैं, मतलब किसी भी गुड के लिए नॉन राइवलस वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है, नॉन एक्सक्लूजन वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो दैट कम्युनिटी इज नोन एज द पब्लिक गुड। व्हाट इट, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए द डिफेंस। डिफेंस इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। नेशनल डिफेंस बेसिकली, एक्चुअली नेशनल डिफेंस मतलब आर्मी वगैरह और जो जो भी होता है हमारे जवान, वो हमें सपोर्ट करेंगे जब हमें जरूरत होगी। एंड इफ समवन सपोर्ट्स मी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पड़ोसी की लड़ाई में से इसको सपोर्ट मत करो या इसको फेस मत करो, नो, दिस इज नॉट, ठीक है। सिमिलरली one more thing that I want to clear out, if any one property violates, अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, इधर नॉन राइवलस और नॉन एक्सक्लूजन, ठीक है, एनी वन, तो दैट इज नोन एज द इम्प्योर पब्लिक गुड। इम्प्योर पब्लिक गुड, प्लीज रिमेंबर दैट एंड इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज राइट इट एनीवेयर, ठीक है, जहां भी आपको मौका दिख रहा है। नाउ सिंपली आप एक डेफिनेशन क्लियर कर लो मेरे साथ में, दैट व्हाट इज द पब्लिक गुड। एक्चुअली पब्लिक गुड इज डिफाइंड इन अ वेरी सिंपल वे, दैट that are available for use for everybody and one person usage of it does not diminish for other person availability to others, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस। और भी एग्जांपल आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर का वाईफाई, कोई गेस्ट आता है तो हम जैसे उससे पूछते हैं कि पानी लेंगे, चाय लेंगे, अब हम कहते हैं वाईफाई का पासवर्ड लेंगे। शायद वो चाय पानी को मना कर दे, बट वाईफाई का पासवर्ड अब एक वो मना नहीं करेगा। तो वाईफाई का पासवर्ड नाउ फॉर दैट पर्सन, अगर वो यूज करता है तो वाईफाई खत्म नहीं होगा उसके यूज करने से। दूसरा, यू कैन नॉट एक्सक्लूड टू यूज द वाईफाई फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट वाईफाई नोन एज द पब्लिक गुड। फिलहाल मैं एजम्पशन एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल डिफेंस एंड स्ट्रीट लाइट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओके। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कहते हो नॉन एक्सक्लूडेबल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वाईफाई का ही। हमें पता है कि हमारे रिलेटिव घर में आए हैं एंड वी गिव द वाईफाई पासवर्ड एंड दैट पर्सन यूजेस द वाईफाई, एंड इफ ही स्टेज 2-3 days in my house, then till that date he simply use the Wi-Fi and without paying anything। भाई मेरे फादर ने पे करा है या मेरे बड़े भैया ने पे करा है या हमने पे करा है, मैंने खुद पे करा है, किसी ने भी पे करा है एंड हम लोग पे करके यूज कर रहे हैं, बट दैट पर्सन इज नॉट पेइंग एनीथिंग एंड यूज इट जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। सो दैट पर्सन इज नोन एज फ्री राइडर एंड समटाइम इट इज क्रिएट द फ्री राइडर प्रॉब्लम। इट इज क्रिएटेड व्हेन
समवन यूज द प्रोडक्ट बाय विदाउट, मतलब bought by the people without paying for them, right? Now it is another another good type, private good. Private good is simply defined as opposite of public good. यहाँ से नॉन वाला कंसेप्ट हटा दो। प्राइवेट गुड नो डाउट एक्सक्लूडेबल एंड रेवरस। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, यूर पर्सनल मोबाइल फोन। दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो आपका मोबाइल फोन आपकी इजाजत के बगैर ले ले। एम राइट? तो यू कैन एक्सक्लूड दैट पर्सन ऑल्सो। आपको लगता है आपकी कंजम्पशन खत्म हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है, ठीक है? बाकी और एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो सकते हैं। अनदर जो मैं यहाँ पे गुड की बात कर रहा हूँ, दैट इज मेरिट एंड डीमेरिट। बेसिकली देयर इन द सोसाइटी two types of goods are created for the society, and no doubt the goods are created or produced by other person and used by other person or consumed by other people. हम एग्जांपल दे देते हैं। यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज द यूट्यूब? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग फ्री में पढ़ते हैं? नहीं, यहाँ पे जनरली कंटेंट होता है। लेकिन मुझे बताओ, जिसने यूट्यूब 20 साल पहले बनाया, जब भी बनाया, उसको पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा, जर्नी टू आइफ और जो है ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, एक इनिशिएटिव स्टार्टअप होगा, इनिशिएटिव होगा, और वहाँ पे मिस्टर एक्स पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स मिस्टर एक्स से पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे करके वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो कुछ उसने हमारे लिए बनाया है यूट्यूब? नहीं, उसने किसी और पर्पज से बनाया था। हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो यूट्यूब कंसिडर्ड एज अ मेरिट गुड। तुम आसान लैंग्वेज में ऐसा समझ लो दैट having the positive externality that someone produce the goods, create the goods, and which create the positive externality that beneficial to individuals and society as a whole। अब चलो, ये तो मैंने यूट्यूब का एग्जांपल ले लिया। हेल्थ केयर मतलब पोलियो वैक्सीन, है ना? और और कोविड वैक्सीन, या हमारी एजुकेशन, आपकी एजुकेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो है। कितना फायदा दे रही है मेट्रो? मेट्रो बहुत महंगी है एक्चुअली में। अगर आप देखें तो मेट्रो की कॉस्ट है, ठीक ठाक कॉस्ट है, मतलब एज कम्पेयर टू द बसेस, बट द पीपल आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द मेट्रो। तो ये किसी और ने किया था किसी और वजह से, बट वो चल गया, ठीक है, मेरिट गुड, ठीक है, ओके। एंड मेरिट गुड की खास बात क्या होती है? इट इज ऑलवेज अंडर प्रोवाइडेड। भाई मेट्रो एक्सपेंड कर रहा है ना, बिकॉज मेट्रो वालों को लगता है और हम सबको लगता है कि मेट्रो, अब जैसे हम राजीव चौक पे कभी होते हैं, इतनी भीड़ लगती है हमें, और हम यही सोच रहे होते हैं, और जबकि राजीव चौक पे 1 या 2 मिनट का जो है ड्यूरेशन होता है, सर्विस है, 1 या 2 मिनट की सर्विस है, 1 या 2 मिनट के बाद दूसरी मेट्रो आ जाती है, फिर भी वो भरी हुई होती है। और हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि काश इसमें 20-25 कोचेस होते हैं ना, हम ऐसा मान रहे होते हैं ना, या मेट्रो हर मिनट में, हर सेकंड में आए, क्योंकि वो अंडर प्रोवाइडेड है, बिकॉज दिस इज द गुड कमोडिटी। सिमिलरली एक मेरिट, एक होता है डीमेरिट। डीमेरिट जनरली इज अंडर, इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, तो दिस इज टबैको, अल्कोहल, शुगर। जिसने अल्कोहल बनाया सबसे पहले, ऑब्वियस सी बात है उसने अपने लिए बनाया होगा, तो सब दुनिया बर्बाद है, ठीक है। डी मेरिट गुड हमेशा ओवर कंज्यूम्ड होता है, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव द अनदर टाइप ऑफ गुड्स, दैट इज द consumer goods and the capital good. Guys, you need to differentiate between them. Consumer goods are basically those type of goods which are consumed, which are purchased for the personal consumption always. Personal consumption. Let us suppose we say that you are purchasing the washing machine. So it is basically considered a consumer good. Why? Because this is the personal consumption. समझ रहे मेरी बात? सिमिलरली जो पर्सनल गुड्स कंजम्पशन होता है या फिर कंज्यूमर गुड्स से होते हैं, दे आर टू टाइप, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, राइट? दे आर बेसिकली टू टाइप्स, इधर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। जब आप कहते हो ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल का मतलब हो जाता है, लेट अस सपोज टीवी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, फ्रिज,
या फिर एक्सेट्रा, जो भी चीज कुछ लंबे समय के लिए चलती है। और जब आप नॉन ड्यूरेबल की बात करते हो, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मिल्क, जो एक दो दिन से ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाता। तो पर्सनल कंजम्पशन में वो चीज आ जाती है, राइट। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं, उनमें यू आर जनरली यूज द ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, दैट बेसिकली परचेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड दी कैपिटल गुड्स। और भी काफी डिफरेंसेस होते हैं, बट बहुत ज्यादा जाने की हमें इसकी जरूरत नहीं है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस द कैटेगराइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। यू नो, ये कैटेगराइजेशन किसने करा? एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था रेगनर फिशर, इन 1960। उन्होंने बताया कि जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वी कैन डिवाइड इट। ऐसा नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जो 1960 में बनी, तो क्या इनमें ये डिस्कस ही बाद में हुई? नहीं, द टॉपिक विच आर इन द माइक्रो एंड मैक्रो वो पहले से डिस्कस हो रहे थे। हमें पता है अल्फ्रेड मार्शल जनरली टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड इन 1890, 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने बातें कर ली थी, या पैराटो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माइक्रो मैक्रो बातें कर ली हैं। बट 1960 के बाद में इनको अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर किया जाने लगा। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वी सिंपली says that microeconomics is all about the focus on the individual market and the individual consumer. So we can say that the consumer behavior, ठीक है? ठीक है। And after that, this is all about the concept of the supply and so on, ठीक है? ये सारी चीजें उस पर हमारे पास में है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सबसे बड़ा लॉ हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? जनरली तो ये आ गया प्राइस, ये आ गया क्वांटिटी ऑफ एक्स, एंड दिस इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, कभी कभी डिमांड के बारे में कंसेप्ट आ जाता है, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑल्सो गाइज, मैं आई विल डेफिनेटली डिस्कस whatever the question, सारे क्वेश्चन, all the question which is asked in your UPSC exam, and also if you suggest me, ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू डू द ऑल्सो दो क्वेश्चन जो पीसीएस में आए हैं ऑन एंड रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है? अब एक कंसेप्ट आता है डिमांड का। देखिए सिंपल लॉजिक है, अगर इकोनॉमी के अंदर हाई डिमांड है, तो आप कहते हो कि सर हाई डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज होगा। मैं कहता हूं नहीं, अगर हाई डिमांड है, लेट अस सपोज इन द इकोनॉमी इज अ हाई डिमांड and also low supply, then that will create the increment of price. Generally, if the economy has, जैसे iPhone है, why the iPhone is so expensive? Because people have more demand and the iPhone is not available in a bulk quantity, so that's why this is price, that price will increase or the high. On a similar phase, if the demand for any commodity decreases, also the supply increases, then the price of that commodity reduced or the falls, right? So this is the basic concept that you need to understand first. And another topic is the macroeconomics. Guys, one thing that I want to clear it out now, after this session, after the lecture number 3, whatever you study in the economics is completely related to macroeconomics. It's all about the macroeconomics. ओके, आप जो भी पढ़ोगे वो सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्लियर? चलो परफेक्ट है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द होल इकोनॉमिक कंसेप्ट। इट इज ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन, द फोकस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड इन मोर स्टेटमेंट एज वेल, राइट? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, क्लियर है? So these are the few things that you are understanding first. Now, basically, generally, you need to understand the basic meaning of the microeconomics. Read it very carefully. You can read it. Example is important नहीं है, ठीक है?
एंड इस कंसेप्ट पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने ये. हाँ, द अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज द डिमांड इलास्टिसिटी. Guys, the demand elasticity, no doubt, is a very, very and very important. You sometimes say, कि sir, as the price increases, then demand will decrease. If you simply say the law of demand, it's fine. You can explain in a theoretical manner. But if you want to explain in a quantitative nature, so in a quantitative nature, you need to use the term of elasticity. Actually, elasticity represents the quantitative outcome of whatever the relationship you explain. I'm not saying it is a demand. Sometimes you study the supply elasticity, the demand elasticity, the import-export elasticity, the inflation elasticity, a lot of type of elasticity. So elasticity represents the sensitivity of the anything which is affected by the another thing. तो क्योंकि हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो इट इज सेंसिटिविटी ऑफ द डिमांड. ओके, क्लियर है मेरी बात. एंड नाउ बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका. सो द प्राइस इलास्टिसिटी, द बेसिक फॉर्मूला इज व्हाट, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस. You can use the term quantity demand, or in mathematical term, the percentage change in quantity demand upon percentage change in price. This is the better method because ये आपका थ्योरी के लिए बहुत अच्छा है, बट न्यूमेरिकल फॉर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. एंड ऑल्सो द चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस into P by Q. So this is denoted as the elasticity of demand. One more thing, you need to put it the modulus because elasticity of demand represents the law of demand. And law of demand says inverse relationship, and inverse relationship explains the negative sign इसके साथ में. ठीक है. Okay. Now, another thing that you are saying that what are the factors which affect the demand? The price of the good, the consumer income, the price of the complementary substitute good, and the change in expenditure, right? And also final the consumer taste and preferences. ये बातें हमने जनरली जानते हैं. अब एक ना, नाउ अभी हम लोग यहाँ पे कुछ इलास्टिसिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. देयर आर सम इलास्टिसिटी कंसेप्ट. ओके, जनरली मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ. जो इलास्टिसिटी होती है हमारी, वो 5 टाइप्स की होती है. 5 टाइप. लेट अस सपोज दिस इज द डायग्राम. प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड है. या तो ये वर्टिकल होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या ये हॉरिजॉन्टल होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या ये बिल्कुल स्टीपर होगा इलास्टिसिटी डिमांड कर, या ये थोड़ा फ्लैटर होगा. मतलब स्टीपर के बाद ये नॉर्मल थोड़ा सा इस टाइप का होगा, ना फ्लैटर ना स्टीपर, थोड़ा सा स्टीपर हो सकता है. ठीक है. एंड हो गया 5 टाइप्स के. ठीक है. सो अगर ये वर्टिकल है, it means but there is no change in the quantity but the prices are changed. So the generally you are saying what, that quantity remains same but the prices are always change. Quantity remains same, quantity में कोई change नहीं आ रहा. So that is the ED is 0. ठीक है. तो जो हमने ये रखी थी ED का, तो इसका मतलब ये हो गया. इसका अगर हम नाम दे दें 1 2 3 4, एक फिफ्थ और आएगा यहाँ पे, ED इज इक्वल टू 1. ठीक है. इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, राइट. तो इसको हम नाम दे सकते हैं, दिस इज द फोर्थ वाला डायग्राम. एंड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में नो चेंज इन द प्राइस, नो चेंज इन द प्राइस, तो इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, इसका नाम दे सकते हैं 1. ये वाला है स्टीपर. स्टीपर वाले में हम बोलते हैं कि द चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में लेसर चेंज है, तो चेंज इन quantity is less than change in price. So here the elasticity is less than 1. उसके लिए हम लोग यहाँ पे थर्ड का नाम ले सकते हैं. ये है इक्वल चेंज, दैट इज elasticity is equal to 1, that the percentage change in price is equal to percentage change in quantity. तो वहां पे इक्वल टू रहेगा. इसको हम नाम दे सकते हैं फिफ्थ वाला. ठीक है. एंड आफ्टर दैट ये सेकंड वाला बचता है. थोड़ा सा जो है, हाँ, इस ये है ना, इसको हम फ्लैटर बोलेंगे. ये वाला थोड़ा फ्लैटर.
यहाँ पे ईडी इज मोर देन वन एंड दिस इज सेकंड वाला पोर्शन, राइट। तो एक्चुअली मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, आप डायग्राम को कॉपी में जरूर नोट करिएगा इफ पॉसिबल फॉर यू। एंड इन्फिनिटी वाले में जैसे यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्मॉल नहीं आएगा, करेक्ट कर लेना, नो नो आएगा, नो चेंज इन प्राइस, ठीक है, बट द क्वांटिटी विल डेफिनेटली चेंज। जैसे लिखा ना नो चेंज इन डिमांड विद द चेंज इन द प्राइस, ऐसे लिखाएंगे नो चेंज इन प्राइस, ठीक है। इन दोनों में, जीरो में और इन्फिनिटी में। यहाँ पे एग्जांपल पे रेशन शॉप ले सकते हो, बिकॉज रेशन शॉप पे एवरी ईयर द डिमांड इंक्रीजेस, द डिमांड इंक्रीजेस एट द सेम प्राइसेस। ओके विद इट। नाउ आगे बात करते हैं रिलेटेड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। गाइस दीज नोट्स will definitely uploaded on your portal or on your telegram channel. Please refer these notes. Actually cross price elasticity is defined word, ये बताता है जनरली द रिलेशन बिटवीन द गुड्स, ठीक है। इट जनरली रिप्रेजेंट द रिलेशन शेप बिटवीन द गुड्स, राइट। हम जनरली बोलते हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। Generally, one type of commodity is the complementary good. The complementary good is defined as the good which are always used together. Always used together. And the substitute goods are defined as you can easily replace or replaceable. Are you understand? Which are easily replaceable. Clear? Easily replaceable. I hope you got my point, na? Okay. Then generally मैंने यहाँ पे define भी कर रखा है, मीनिंग भी बता रखा है, that goods which are used together to satisfy a wants, and the goods can be used in place of another for the satisfaction of the wants। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम समझें, that bread and butter, petrol and car, so they are those type of goods which are used together always, no doubt not always but sometimes। टी, कॉफी, नाइक्स एंड एडिडास, ठीक है, दे आर सब्सटीट्यूट। ये आप टी लें, कॉफी लें, नाइक शूज पहने, एडिडास शूज पहने, इट्स योर चॉइस। ऑल्सो द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, द फॉर्मूला इज व्हाट, आई एम जस्ट राइट द फॉर्मूला दैट ईडी का फॉर्मूला है दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन में परसेंटेज चेंज इन price of y. Got it? The percentage change in price quantity of good x and the percentage change in price of y if there are two goods x and y. Now if the cross price elasticity is negative, it means what? If the other goods price increases, if the other goods price increases, now अब मुझे बताइए, let us suppose there are two goods x and y, इसकी प्राइस इसकी क्वांटिटी, इसकी प्राइस इसकी क्वांटिटी, right? If the price of good x, yeah, you can say that price of good y increases, then law of demand apply on that thing, so the demand will decrease, and if the demand of that good decreases, अब हमें देखना ये है कि how it is related to that good, क्या if because of that demand decreases, if the demand will increase, it means what? You can easily substitute, because the commodity y gets expensive and you basically save your money by using the substitute good। भाई एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं मैं आपको बहुत अच्छे बात बता रहा हूं। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं वहां पे लोग बहुत बड़ी बड़ी फीस देते हैं, समझ रहे हो, लेकिन क्या एजुकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी फीस दे सकते हैं? तो यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब है, मैं वही नॉलेज आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ। तो आप में से जो लोग समझ गए हैं कि यही सेम नॉलेज हमें एक पेड इंस्टीट्यूट में मिलेगी बड़े बड़े अमाउंट्स देने के बाद, वही सेम नॉलेज वी विल गेट फ्रॉम द यूट्यूब और द टेलीग्राम। सो वाई वी पे द बिग अमाउंट, क्यों पे करें हम लोग? सो यू कैन बेसिकली सब्सटीट्यूट। अब मान लीजिए
ORN में किसी इंस्टीट्यूट ने अपनी फीस बढ़ा दी है, तो उसके यहाँ पे स्टूडेंट्स कम हो गए, तो दूसरा इंस्टीट्यूट जिसकी फीस कम है या उसकी फीस ही नहीं है, उसके यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी, तो दैट टाइप ऑफ नॉलेज इज सब्सटीट्यूट. तो व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम हियर, दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब प्राइस ऑफ द गुड वाई and quantity of good X moves in the same direction. So you can say that positive relationship, and if it is move in the opposite direction, मान लीजिए the goods are complement, ठीक है, complement, तो you can say that this is the negative, तो वो complementary रहेगा, ठीक है. तो कंसेप्ट आप लोग अपने माइंड में यहाँ पे रखिएगा. So these are the few things that you need to basically understand. And something that also very important, that price demand relationship. हमको ये बात पता है that if the price rises then demand will also rise, and this is the violation of law of demand. Agree or not? A little knowledge that I want to give you, that the Alfred Marshall, आपको पता है the father of law of demand कौन है? Alfred Marshall, Marshallian. And he he did a great work in his theory, but he never talked about the Giffen goods, and the Veblen goods. According to him, according to other economics, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, the Giffen good is explained by the economist जिनका नाम था Slutsky. Guys, because I am from the very deep economic background, I know everything about economics. Maybe there is some irrelevant thing that I basically discuss in the class, बस आप उनको सुन लो, समझ लो. नो वन आस्क एनीथिंग इन योर एग्जाम. ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जैसे ये वाला ई सिलेबस की वायलेशन वगैरह कुछ नहीं. सिंपल क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेज एंड इफ imply that demand will also increase, then what type of good you explain? So that good is known as the Giffen goods. And similarly Veblen goods. Giffen goods होते हैं highly cheaper goods. Veblen होते हैं highly expensive goods. मान लीजिए किसी कोई भी सास अपनी बहू को, कोई भी मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को शादी पे क्या गिफ्ट दे सकती है? मिडिल क्लास फैमिली में कपड़े दे सकती हैं, थोड़ी बहुत ज्वेलरी, थोड़ी बहुत अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से दे सकती हैं, ठीक है. आपको पता है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की बीवी ने अपने छोटे बेटे की जो वाइफ थी, उनको शादी पे क्या दिया था? एक डायमंड नेकलेस और एक दुबई में घर, जिसकी दोनों कॉस्ट मिला लो तो 1000 करोड़ है. इतनी महंगी गिफ्ट दिया है, 1000 करोड़ सिर्फ गिफ्ट में दिए हैं, मतलब. तो दीज आर दी बेसिकली दोज टाइप ऑफ गुड्स जो हाईली एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है. जैसे वाइन, आपको तो वाइन महंगी होती है जितनी पुरानी, लग्जरी कार और ये सब चीजें, राइट. सिमिलरली वी हैव अनदर कंसेप्ट, that is the income elasticity. Okay, income elasticity is similar that level. Okay, income elasticity is similar that ke how much your change in quantity demand, if you are face any increment of demand, any increment of income, as you become richer, then what type of good you basically expect to consume? Obviously बात है, your demand will increase for two types of goods, one for the normal goods and another for the luxury goods. And no doubt demand will decrease for what? The inferior commodities. Clear? So ध्यान रखना, if the income elasticity is equal to 1, so the goods are known as elastic goods. It is less than 1 in elastic goods, and so on, right? And these are the few things, normal goods, inferior goods. ठीक है, ये सारी बातें मैंने अभी आपको वहां पे बता दी हैं. Okay, now there is a last topic. The topic name is the law of supply. So guys, law of supply is similar to the law of demand, but there is a direct relationship. You are saying that कि जो supply है उसका price के साथ में direct
रिलेशनशिप होगा, बट कॉस्ट के साथ में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। लॉ ऑफ सप्लाई टॉपिक इज नॉट मच सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज। टिल नाउ यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है। और ये नोट्स में आप लोगों को पोर्टल टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट क्लास इज बेसिकली डिस्कस ऑन दी एमसीक्यू ऑफ दिस टॉपिक। मैं 10-10 क्वेश्चन करके लेकर आऊंगा, 20 क्वेश्चन की 2 क्लास ले आऊंगा, 10-10 क्वेश्चन करके 2 क्लास। एंड हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेशनल इनकम पढ़ाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।